और जब बात रोजगार की हो रही हो तो जरा बेरोजगारी दर पे भी नजर डाल लेते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें 8.9% जो बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर आप ग्रेजुएट की बात करें 8.7%, अगर आप डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट होल्डर्स की बात करें 7.4%, और अगर आप स्किल्ड लेबर्स की बात करें उनका एम्प्लॉयमेंट रेट है 14.5%। तो ये एक देश की स्थिति है। लेकिन नोटबंदी से लोगों को क्या लग रहा है, जो सरकार बता रही है उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो पेन और गेन के बीच का जो अंतर है, इसको क्या वाकई जनता समझ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। सैलरी वीक है और जनता की परेशानी बढ़ी हुई है। बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइन है। काले धन के खिलाफ मुहिम का समर्थन तो हो रहा है, लेकिन कतार में खड़े होने की टीस भी सामने आ जाती है। लगभग 2 घंटे हो गए सर मुझे इसमें लगे हुए, और अभी तक कैश नहीं आया है। 10 दिन से भटक रहा हूँ मैं 2000 रुपए निकालने के लिए। हम सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं और अभी तक नंबर नहीं आया। जानकारों का मानना है कि दिसंबर की शुरुआत में बैंकों के बाहर जो भीड़ है वो सैलरी की वजह से है। आने वाले दिनों में हालात जरूर बेहतर होंगे। नोटबंदी का असर कम हो, इसके लिए उपाय भी सुझाए जा रहे हैं। सैलरी का रश है, पर मुझे लगता है कि अगले 5 या 7 दिन में कम से कम ये रश थोड़ा कम होगा। 500 रुपए के नोट नई करेंसी मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, तब जाके तकलीफ कम होगी। संसद का शीतकालीन सत्र नोटबंदी की भेंट चढ़ता जा रहा है। लगातार हंगामा हो रहा है। सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है। और मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कहीं पर सरकार के पार्ट पर यदि कोई कमी रह गई होगी तो हम उसे ठीक करेंगे। लोगों की परेशानी और विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार दावा कर रही है कि दिक्कत चंद दिनों की है, परेशानी खत्म हो जाएगी। आने वाले दिन पहले से बहुत बेहतर होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। संबित, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रहा हूं। शादियां होती हैं, अब प्रधानमंत्री ने कहा जी अब 200 या 500 या 2000 में शादी हो गई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप सोचिए, वो घोड़े वाला, वो फूल वाला, वो गाड़ी वाला, वो शहनाई वाला, और यहां तक कि कपड़ों की खरीदारी की बात कर लें, ये जितने भी लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, सब उनका क्या होगा? उनका तो रोजगार चला गया। देखिए रमेश जी, प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि ये हमेशा के लिए 5000 और 2000 में ही शादी कर लीजिए, बिना घोड़े की कर लीजिए और चाय पे ही शादी कर लीजिए। उनका कहना था कि ये जो 50 दिन है, उस 50 दिन में जो आप तकलीफ सह रहे हैं उसमें प्लीज़, मैं समझ रहा हूँ, उनका कहना था कि मैं समझ रहा हूँ आप तकलीफ सह रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने तरीके को बदल लीजिएगा, तो 50 दिन के बाद जब रीमोनेटाइजेशन शुरू होगा, पूरा स्ट्रक्चर बदलेगा, तो हम एक अच्छे शुरुआत की ओर बढ़ेंगे। 2-3 बातें मैं पहले भी सुन रहा था, मैं उस पर रखना चाहता हूँ। पहली बात तो है, देखिए आलोक जी ने कहा कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे लोग, या ईंट से ईंट बच जाएगी। वो चुनाव में मैंने देखा, मैं अहंकार के भाषा नहीं, मैंने नहीं कहा ईंट से ईंट बजाने की, मैंने कहा था आपको बजा देनी चाहिए। आप झूठ के फैक्ट्री हो गए महाराज। आलोक, इसको कोई पॉइंट किस प्रकार का? ओके संबित बोलिए। देखिए राजस्थान में, अभी हमने गुजरात में, और सबसे बड़ा महाराष्ट्र में। अरे भाई, अनएम्प्लॉयमेट पे आइए ना, आप लोग इधर से उधर क्यों भागते रहते हैं? कभी विजय माल्या, कभी आप या तो एंकर कर लीजिए या तो आप आलोक जी को माइक दे दीजिए। अनएम्प्लॉयमेट पे आइए ना। एक मिनट आलोक जी, एक मिनट बोलिए। नहीं, आप आलोक जी को बैंकर बना दीजिए। आप ये कह रहे हैं ना, नहीं संभल रहा है तो आप उनको दे दीजिए। ओके संबित, आप ये कह रहे हैं ना कि आपको मैंडेट मिल रहा है जनता से, आप कह रहा हूं मुझे कहने तो दीजिए। और आपके पास तो एक सर्वे भी आया कि 90% लोग आपके पक्ष में, फिर आपको क्या चिंता करने की जरूरत है? नहीं, चिंता करने की निरंतर आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा है इससे विगत एक सरकार थी जिसने चिंता नहीं की, उसका क्या हश्र हुआ। कभी भी अहंकार नहीं, हमेशा जनता की भलाई। और रमेश जी, मैं आपको भी एक जगह करेक्ट करना चाहूँगा। आपने आलोक जी से सवाल पूछते हुए कहा कि जो बीजेपी करती थी पार्लियामेंट में वही आप लोग कर रहे हैं। हम क्या करते थे? CAG ने कहा 1,56,000 लाख करोड़ रुपए नष्ट हुए, तो हम आवाज़ ना उठाते। CAG ने कहा कोलगेट का घपला हुआ, हम आवाज़ ना उठाते। CAG ने कहा स्पेक्ट्रम 2.5 साल हो गए आपकी सरकार का, वो 2.5 लोगों को तो जेल में डाल देते। आवाज उठाओगे, कुछ करोगे? घपलों पे पैसे, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। इनका बहुत पैसा बेकार हुआ। तो एक कदम तो चलो। आपका बहुत पैसा बेकार हुआ है, मुझे पता है, मुझे पता है आपका बहुत पैसा बेकार हुआ है, इसलिए चिल्ला रहे हैं आप। जिसका पैसा बेकार हुआ है ना, वही इस प्रकार बौखला रहा है, याद रखिए। ओके, किसका पैसा बेकार गया? मैं तो कह रहा हूं कि अभी जो चंदा भी आ रहा है ना पॉलिटिकल पार्टी, ना इन्हीं का गया है, जो चिल्ला रहे हैं उनका गया है। हम चिल्ला रहे थे क्या? वो भी है जो चिल्ला रहे थे। देखिए, जिनका पैसा बेकार है वो इस प्रकार चिल्ला चोट कर रहे हैं।
ओके आपने ओके आलोक, एक मिनट, प्रोफेसर भाषणे में आ रहा हूँ। ओके एक मिनट, इस पे बहस, ये कांग्रेस बीजेपी की बहस नहीं है, रोजगार का मुद्दा, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। देवेंद्र शर्मा साहब, हमारे पास 3 सेक्टर हैं, हमारे पास सेक्टर है सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी जो लोग हैं उनको हम रोजगार नहीं दे पा रहे, हम सपना दिखा रहे हैं कि एग्रीकल्चर से हटा के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन कैसे, मैं वही तो पूछ रहा हूं देवेंद्र शर्मा साहब। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा रमेश जी। ओके देवेंद्र शर्मा साहब, आप अगर मुझसे जी ओके संबित मेरी एक बात सुन लीजिए। संबित यहाँ आपको एक बात समझना होगा। एक मिनट संबित, मेरी बात सुन लीजिए। बोल रहे थे आप सुन लीजिए मेरी बात 10 सेकंड आप ओके बोलिए संबित। देखिए, जब दूसरे लोग बोलते हैं, मैं 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए भी अंदर नहीं आता हूं, किसी को इंटरफेयर नहीं करता हूं। जब मेरी बारी आती है सब लोग चिल्ला चोट करते हैं और सरकार को जवाब नहीं देने देते हैं, वही करते हैं जो पार्लियामेंट में कर रहे हैं। इससे अच्छा होगा मैं आर्टिकल लिख के लोगों को बाकी चैनल के माध्यम से बता दूंगा, बाकी चैनल्स भी हैं, आप मुझे बोलने दीजिए, या तो फिर आप मुझे छोड़ दीजिए। बोलिए संबित, चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। संबित, आप देश को क्या समझाना चाहते हैं? मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप समझाइए। ठीक है, नंबर 1 देखिए, जहां तक आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की, क्योंकि जो यहाँ पे विद्वान बैठे हैं उन्होंने सही बात कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स पे असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही है कि जो शॉर्ट टर्म है उसमें कुछ असर तो पड़ रहा है। गेन क्या होगा? आप देखिए, यहाँ लेफ्ट के लोग बैठे हैं, हम लोग हमेशा मिनिमम वेज के बारे में बात करते हैं कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट में होते थे उनको हम कहते थे कि 8,000 रुपये में हम आपको रखते हैं, हम उनको देते थे 2,000 रुपये, कागज में 8,000 दस्तखत करवाते थे। आप अमूल का उदाहरण ले लीजिए, 10 दिन पहले बोला जा रहा था अमूल डूब जाएगी। कल आपने अखबार पढ़ा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि पहली बार अमूल का 20% इजाफा हुआ है, 2 लाख लोगों का उन्होंने अकाउंट ऑलरेडी खोल दिया है। आसाम में 10.5 लाख टी गार्डन जो वर्कर हैं उनका अकाउंट खुल गया है, उनका इस बार चेक से पेमेंट हो गया है। लेफ्ट को तो समझना चाहिए कि न्यूनतम जो वेज नहीं देते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स का उनके ऊपर अत्याचार करते थे, अब यह अत्याचार नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना ही इस बार लेफ्ट को तो सरकार में रह के समझ में नहीं आया, आप चाह रहे हैं कि विपक्ष में रह के वो समझे। ओके प्रोफेसर भाषणे, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, हम हमेशा मिनिमम वेज की लड़ाई लड़ते और अब भी लड़ते हैं, और मिनिमम वेज ना देने वाले सदस्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य होते हैं अधिकतर ट्रेड में। दूसरी बात, मिनिमम वेज में एक रैकेट है जिसको आपको चेक करना पड़ेगा, वो बैंक में दे के भी बाद में कैश उस एम्प्लॉय से वापस ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है स्कूल टीचर्स में भी, कंट्रेक्चुअल लेबर्स में भी और सब जगह भी, और आसाम के टी गार्डन में भी आपको बता देंगे ये प्रैक्टिस वहाँ पे पहले भी थी और अब भी है। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस देश के महामहिम राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं कि रोजगार जो है पिछले 7 साल में सबसे कम है। ये मैं नहीं कह रहा, और उन्होंने कहा 11.5 करोड़ रोजगार पैदा करने होंगे। नोटबंदी 8 नवंबर के बाद से ये बहुत बड़ी है, ये विश्व का अब तक का सबसे बड़ा रिट्रेंचमेंट है। रिट्रेंचमेंट का मतलब नौकरियों को जाना है, नौकरियां छूटना है। अभी इंतजार कर लेते हैं, एक हमारे पास 50 दिन बाद सुनिए रमेश जी, आखिरी बात, रघुराज रमन का ये कहना है, रघुराम रमन का, जो फॉर्मर राजन साहब का, उनका ये कहना है कि 80,000 करोड़ डेली का ट्रेड लॉस है। 50 दिन का मतलब हो गया 40 लाख करोड़। 40 लाख करोड़ की ब्लैक मनी आ जाएगी, लिक्विडिटी आ जाएगी बैंक में। देवेंद्र शर्मा कैसे रिकवरी होगी? कहां तो हम सोच रहे थे कि एग्रीकल्चर वालों को शिफ्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, अब यहां तो मैन्युफैक्चरिंग का ही हाल ठीक नहीं हो रहा है, और ऊपर से जो छोटे मोटे रोजगार थे वो भी जाने का खतरा बन गया है, तो व्यवस्था सुधरेगी कैसे? देखिए, जब नवंबर 8 से पहले भी अगर आप देखें तो पिछले साल 2015 में 1,35,000 जॉब्स क्रिएट हुए थे, ये लेबर ब्यूरो कहता है। एक साल के अंदर 1,35,000 जॉब्स क्रिएट हुए, और अगर ये जिस तरीके से चल रहा है सिस्टम, अभी मैंने CII की एक स्टेटमेंट थी 1 साल पहले के आसपास या बजट के आसपास कि साहब हम अगले 4 साल में 30 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर देंगे। किसी मीडिया ने नहीं पूछा कि आप कहां से क्रिएट कर देंगे। 30 करोड़ जॉब्स तो आज तक हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद नहीं क्रिएट हुए थे, 4 साल में कहां कर देंगे? कोशिश ये है कि जो गाँव से लोग निकाले जाएंगे उनको दिहाड़ी मजदूर बनना है आगे शहर में। अगर ये उनको जॉब क्रिएशन कहते हैं तो बड़ी शर्म की बात है इस देश को कि हमें जॉब क्रिएशन का शायद मतलब नहीं पता है। इकोनॉमिक सोच में गलत है, सब सरकारें उसी तरीके से चलती हैं, अगर उसी सोच पे चलती हैं। अगर आप अपनी इकोनॉमी को समझते, 3 ही सेक्टर है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का हाल किसी से छिपा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का हाल किसी से छिपा नहीं है, सर्विस सेक्टर थोड़ा है लेकिन वो पूरी इतनी बड़ी आबादी को नहीं ले जा सकता। करें तो करें क्या? देखिए रमेश जी, देवेंद्र जी ने जो स्टेटिस्टिक्स दिया लेबर ब्यूरो का, ये सही है कि पिछले साल जो है
1,35,000 जॉब जनरेट हुए 8 इंडस्ट्रीज में। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, हाँ, ये जो लेबर इंटेंसिव, उसमें ज्वेलरीज में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन ये जो डिक्लाइन जो हुआ है एम्प्लॉयमेंट में, ये 12-13 से शुरू हुई है, ये कंटिन्यूस एक ट्रेंड चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है संबित जी ने एक प्रोपोजिशन रखा हमारे सामने, उसको एटलीस्ट हाइपोथेसिस के तरह हम लोग स्वीकार करके उसको डिस्कशन करना चाहिए। वो ये है कि शॉर्ट टर्म में हमारा एक क्राइसिस है, लेकिन मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा होगा। मुझे लगता है अभी तक जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं काफ़ी स्पेकुलेटिव हैं, और संबित जी ने भी जो बताया वो एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब ये डिमोनेटाइजेशन कहाँ है, एक करेंसी है 6 महीने दूसरा करेंसी लेके आएगी, स्ट्रक्चर तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर ऐसा है तो फिर क्यों, तो उसके बाद तो जीएसटी आ रहा है ना, तो आपका कंप्लायंस बढ़ेगा। अगर आप जीएसटी ला रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो नेचुरली आप एक दायरे में आके करेंगे। बिल्कुल सही है। देखिए कुछ हद तक ये सही है कि कैश इकोनॉमी बढ़ रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये चूंकि माइक्रो स्टैटिस्टिक्स बहुत आ रहे हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। मैंने एक जगह के सर्वे किया, वो नेहरू प्लेस का, जहां पर मुझे बताया गया कि 80% बिजनेस जो है वो कैश में होते थे, वो बैठ गया, उसमें 10% ही हो रहा है। मैंने पिछले 10 दिनों में कम से कम 4-5 बार वहाँ विजिट किया। ये बात सही है कि वहाँ पर बहुत बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि 80% बिजनेस जो कैश में होता था, जो लोग कंप्यूटर खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, वो बिना रसीद के खरीदते हैं, उसमें क्या ब्लैक मनी नहीं? मैं आपको आपने सही बात कही। अब कई लोगों की ये शिकायतें हैं कि साहब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा मत डालिए, क्योंकि हमारी इनकम जैसे ही 50,000 से ऊपर जाएगी हमें सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगा, हमारा बीपीएल स्टेटस चला जाएगा। अब कोई भी देश इसको स्वीकार नहीं कर सकता ना साहब, मैं गलत कह रहा हूं? श्रीवास्तव साहब। रमेश साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अगर अपना एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगी, हम वहाँ से शुरू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट आने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। हम एज इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? आप टैक्स की रेट बढ़ा के ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बल्कि टैक्स के नेट को बढ़ाना है। अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारे 2-2.5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, गिने चुने लोग, और भी ज़्यादातर सैलरीड क्लास का या हायर कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जिसकी अभी आप कुंडू साहब बात कर, आपने भी जिक्र किया, इनका जो कैश ट्रांजैक्शन है, इसका बेनिफिट इकोनॉमी का तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुक रहा हूं, लेकिन लौटने के बाद मैं आप सारे मेहमानों से जानना चाहूंगा, इस देश में रोजगार बढ़ाने के लिए आखिर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। तो देश में रोजगार का सृजन कैसे हो, कैसे हमारे युवाओं को रोजगार मिल पाए। संबित, पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद आलोक शर्मा साहब से मैं पूछूंगा। हम सब कहते रहेंगे बैठ के कि देश जो है अमेरिका जैसे हो जाना चाहिए, हम सिंगापुर क्यों नहीं बनते? मुट्ठी भर का सिंगापुर तो सिंगापुर बन गया, इतना बड़ा देश, ये कब सुधरेगा? और जब सुधारने के लिए ऑपरेशन होती है और 4 दिन का दर्द होता है, तो जनता तो सह लेती है सड़क पे। देखिए, मैं जनता को सलाम करता हूं। देखिए, बैंक में हो सकता है थोड़ा ज्यादा खड़ा होना पड़े, पोस्ट ऑफिस भी है, बैंक मित्र भी है, और उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी होगी। हाँ, लाइनें चलेंगी रमेश, ये 14 महीने लाइनें चलेंगी। बिल्कुल नहीं, इसको प्रिंटिंग कैपेसिटी लोगों को बिल्कुल डराइए मत कि 14 महीने लाइनें चलेंगी। 14 महीने लाइनें चलेंगी। आप भी दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में हूं। किसने कहा? आप ही दिल्ली में? सीताराम येचुरी जी ने कहा है। नहीं, सीताराम येचुरी जी ने कहा है। आप अपने मिंट की प्रिंटिंग कैपेसिटी देख लीजिए। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने बात कही। आप प्लीज मजाक मत उड़ाइए। गरीब जनता के उस पर अट्टहास मत कीजिए। गरीब जनता मर रही है, लाइनों में खड़ी है। 23 करोड़ लोग लाइनों में, 90 लोग मर गए, 13 बैंक कर्मचारी मर गए। देखिए, मैं समझता हूँ, बिल्कुल तमाम मंचों से यही बात उठाई जा रही है कि जॉब कैसे क्रिएट हो, लेकिन जुमलों से तो जॉब नहीं आएगी, बटुआ इंडिया योजना से तो जॉब नहीं आएगी। आप कौन कौन सी योजनाएं लाए हैं संबित जी भूल गए होंगे। पिछले 2.5 साल में 100 से ज्यादा योजनाएं हो गई। राहुल गांधी आज 90 से ज्यादा। देखिए, आप पीछे बोल रहे हैं संबित जी, आपकी आदत बहुत खराब है। ये डेंगू पे चर्चा होती है, आप गांधी फैमिली पे चले जाते हैं, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा तो दिक्कत होगी। प्रोफेसर कुंडू, हमारे पास क्या विकल्प है रोजगार पैदा करने के? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो क्राइसिस क्रिएट किया, जो मैसिव ह्यूमन सफरिंग हुई है, उसमें से एक अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है सरकार के पास। अगर सरकार चाहे तो इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकती है। और मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट करना, और ये जो कैश इकोनॉमी की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, उसका भी एडवांटेज मिल सकता है। मिनिमम वेजेस की गारंटी दी जानी चाहिए। देवेंद्र शर्मा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एकमात्र हमारी सोच पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, लेकिन यहां भी हम 10 करोड़ अगले 10 साल में हम ये सपना पाले बैठे हैं। करने की जरूरत आज ये है, अगर आज जॉब क्रिएशन की हम बात करते हैं तो आज सबसे ज्यादा जॉब्स, आपको हैरानगी होगी, हमने एक स्टडी की है, सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन मंदिरें, गुरुद्वारा और चर्चेस क्रिएट करते हैं भारत में।
और उससे नंबर 2 पे जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं वो उसमें हो रहे हैं जो घर के बाहर गार्ड खड़े हैं, जो गार्ड खड़े हैं वो नंबर 2 पे हैं, लिफ्ट में जो बैठता है वो नंबर 3 है। अगर ये हालात हैं देश के तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रीथिंकिंग करनी पड़ेगी कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन क्या होती है, हमें कहां करनी चाहिए। और वो तभी हो सकती है अगर हम इस इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर क्रेडिट एजेंसीज हमें देती हैं या वर्ल्ड बैंक देता है उससे निकले और देखें कि हम एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में कैसे जोर लगा सकते हैं, ताकि वहां पर मैसिव जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम क्यों खो रहे हैं, क्यों उसको डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सरकार के सामने जो एक सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है, मुझे लगता है ये काले धन से भी ज्यादा बड़ी चुनौती होगी कि इतनी बड़ी आबादी जो हमारा, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, उसको हम रोजगार कहां से देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।